हड़बड़ी की अब गड़बड़ी भुगतो। जैसा कि आपने पहले देखा कि रोशनी ने उस डॉक्टर को उसके गलत ऑपरेशन की सजा दे दी थी। अब आगे रोशनी अब उसी हॉस्पिटल में रहने लगी थी। वो आए दिन किसी न किसी डॉक्टर को सबक सिखाती। उस हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया था जिसका नाम सूरज था और वो बहुत ही चालाक चतुर था। ठगी तो मानो उसके नस नस में बसता हो। तो एक बार उस हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत अपना जांच करवाने के लिए आई। बताओ माँ जी, आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? डॉक्टर साहब, पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है। कुछ खाया नहीं जाता ठीक से और अब तो ठीक से भूख भी नहीं लगती। माँ जी, आपके साथ कौन आया है? डॉक्टर साहब, मैं तो अकेले ही आई हूँ। मेरे बेटे बहू तो बाहर विदेश में रहते हैं। तो फिर माँ जी, आप बुरा मत मानिएगा, मगर यहाँ आपके इलाज के लिए पैसे कौन देगा? मेरा बेटा वहाँ से मुझे पैसे भेज देगा। आप पैसों को लेके चिंता मत कीजिए। सूरज समझ गया कि ये एक मालदार पार्टी है। उसने तुरंत कहा, अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको मैं एकदम ठीक कर दूंगा, मगर मुझे थोड़ा जांच करना पड़ेगा। उसके बाद ही बता पाऊंगा कि कौन से दवाई लगेंगे। डॉक्टर ने उस बुढ़िया का जांच किया और उसे कुछ दवाइयाँ लिखकर दे दी। फिर बुढ़िया वहाँ से चली गई और अगले दिन सुबह सुबह ही वो भागते हुए हॉस्पिटल आई क्योंकि उसके पेट में बहुत जोरों की दर्द होने लगी थी। डॉक्टर साहब, मेरा पेट कल रात से बहुत दर्द कर रहा है, आप कुछ कीजिए। आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसे एडमिट करवा दिया और फिर उसे एक दवाई दी जिसके कारण उसका पेट दर्द एकदम से चला गया। फिर डॉक्टर ने उसे कहा, आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आज रात के ड्यूटी पे ही हूँ, कभी भी जरूरत पड़े तो आप तुरंत मुझे बुला सकते हो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से अपने कैबिन में चला गया। करीब रात के 3 बजे एक नर्स भागते हुए डॉक्टर के कैबिन पे आई और कहा, डॉक्टर जल्दी चलिए, वहाँ वो बुढ़िया दर्द से कहरा रही है और वो अपने बेड से उठकर बाहर कॉरिडोर में चल रही है। डॉक्टर नर्स की बात सुनकर कॉरिडोर में उस बुढ़िया को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसे वो बुढ़िया चलते हुए नजर आई। अरे माँ जी, आप अपने बेड पे चलिए, मैं आपको दर्द की दवा दे दूंगा। मगर वो बुढ़िया उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे डॉक्टर भी अंदर चला गया। अंदर जाके डॉक्टर ने बुढ़िया के कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही वो बुढ़िया मुड़ी, वो धीरे धीरे बदलने लगी और एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तुम्हारा चेहरा तो अभी उस बुढ़िया की तरह था। मैं चांदनी हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। तेरे जैसे ही एक खराब डॉक्टर ने मेरा गलत इलाज किया था, जिस कारण मैं इस दुनिया से ही उठ गई और उसके बाद से मैं यहाँ किसी भी मरीज के साथ गलत नहीं करने देती। मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं इंसान नहीं हूँ कि तू मुझे बेवकूफ बना दे। तूने ही उस बूढ़ी औरत को गलत दवा दी थी ताकि वो दर्द से तेरे पास आए और तू उसे बिन मतलब के पैसे लूट सके। कुछ नहीं हुआ है उस बूढ़ी औरत को। तूने उसके गैस्ट्रिक के दर्द को गलत दवा देकर और बढ़ा दिया और तुझ जैसा डॉक्टर यहाँ तो क्या, पूरे पृथ्वी में कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैं तुम जैसे डॉक्टर्स का सफाया करने ही इस हॉस्पिटल में अब तक हूँ। ये कह के उस चुड़ैल ने सूरज को वहीं मार दिया और अगले दिन सुबह हॉस्पिटल के लोगों को डॉक्टर सूरज की लाश ऑपरेशन थिएटर में पड़ी मिली। ये कहानी रामलाल नामक एक आदमी की है जिसके पास एक उड़न खटोला रिक्शा था जिसे वो हवा में भी तेज चलाया करता था और उससे लोग काफी परेशान रहने लगे थे। गांव वाले उससे बोलते, अरे रामलाल, जरा गाड़ी धीरे चलाया कर, कहीं एक्सीडेंट हो गया ना तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है गाड़ी कैसे कंट्रोल की जाती है। वो तो वक्त पर ही पता चलेगा। वैसे भी हर किसी को पहले से पता नहीं होता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, समझे? हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छे से मालूम है। और रामलाल अपनी रिक्शा को लेकर वहाँ से तेजी से दूसरी तरफ आ निकलता है। रामलाल रास्ते में लोगों के सामने जोर जोर की आवाज लगाने लगता है, उड़ने वाले रिक्शा में बैठो,
जल्दी से तुरंत घर पहुंच जाओगे। जल्दी जल्दी बैठो उड़ने वाले रिक्शा में। ये सुनकर एक आता हुआ परिवार में से एक बच्चा बोलता है, पापा पापा चलो ना उड़ने वाले रिक्शा में बैठेंगे। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं। सोनमपुर चलोगे क्या? हाँ भैया जरूर चलेंगे। कितने लोग हैं? बस 200 रुपए। ठीक है चलो। अच्छा ये उड़ेगा ना? हाँ हाँ जरूर उड़ेगा, मैं इसे उड़ा के ले जाऊंगा। इतना बोलकर वो रामलाल रिक्शा का मीटर ऑन करता है और तेजी से गाड़ी को दौड़ाने लगता है। पीछे बैठे सब डर जाते हैं और रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं, रुको रुको। पर रामलाल किसी की नहीं सुनता है और तेजी से वो चलाता रहता है। पीछे बैठे लोग इधर उधर पटकाते रहते हैं और रामलाल सीधा सोनमपुर में ही रोकता है। उसके परिवार वाले गुस्से में उतरते हैं और बोलते हैं, अरे ये है तेरा उड़ने वाला रिक्शा? तू ऐसे चला रहा था जैसे हमारी आखिरी दिन हो। ठीक से चलाना नहीं आता क्या? अरे आपने ही तो बोला था उड़ने वाला रिक्शा में बैठना है, तो यही है उड़ने वाला। अब पैसे दो और निकलो। ये लो 200 रुपए। अब तुम्हारे रिक्शा में हमें कभी नहीं बैठना है। रामलाल फिर से अपने रिक्शा लेता है और तेजी से चलाता हुआ वापस मार्केट आता है और वहाँ भी बड़ी तेजी के साथ गाड़ी रोकता है। दूसरे लोग उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे देख के चलाइए ना, मुझे अभी चोट लग जाती। तो देख के तुम चलो ना, मैं तो देख के ही चला रहा हूँ। लगता है तुम ठीक से नहीं देख रहे हो। रामलाल सभी से उल्टे बहस करने में लगता है और उसे किसी की बात समझ में नहीं आती है। वो खुद को सही साबित करने के चक्कर में सबको गलत ठहरा देता है। अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, कहीं तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना झेलनी पड़े। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत सिखाओ, सामने से हटो, मेरे ग्राहक आ रहे हैं। रामलाल तेजी से अनाउंसमेंट करने लगता है, उड़ने वाली रिक्शा में बैठो और जल्दी से घर पहुंच जाओ। आओ आओ जल्दी आओ, नहीं तो दूसरा बढ़ जाएगा। ये सुन के एक आदमी आता है और बोलता है, क्या सच में ये उड़ने वाली रिक्शा है? हाँ भाईजान, इसे मैं ऐसे चलाऊंगा कि रिक्शा हवा में उड़ने लगेगी। आप बैठो तो सही। हाँ हाँ मैं बैठता हूँ। वो आदमी बैठता है और रामलाल अपनी रिक्शा चलाना शुरू करता है और फिर से इतनी तेजी से चलाता है कि सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके गाड़ी से बच बच के भागते हैं। अंदर बैठा आदमी डरा हुआ चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ, गाड़ी रोको, मुझे उतारो यहाँ। अब तो ये गाड़ी सीधा पहुंचकर ही रुकेगी। और रामलाल गाड़ी तेजी से चलाता रहता है। तभी एक बच्चा सामने आ जाता है और रिक्शा का ब्रेक नहीं मार पाता और उस बच्चे को ठोक देता है। जब रामलाल बाहर आता है तो देखता है कि ये उसी का बेटा बंटी है और जख्मी हुआ होता है। रामलाल ये देखकर रोने लगता है, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अपने बेटे को ठोक दिया मैंने, ये क्या कर दिया? और रामलाल रोता हुआ उस गाड़ी से बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है और इलाज कराता है। बेचारा रामलाल अपने कारनामे में खूब पछताता है और दोबारा रिक्शा को हवा में उड़ा के नहीं चलाता है और तब से रामलाल गाड़ी धीरे चलाना लगता है। संदेश: हमेशा अपनी गाड़ी धीरे चलाइए। तेज रफ्तार से किसी की जान जा सकती है या खुद की भी जान जा सकती है। गाड़ी को कम से कम स्पीड में ही चलाइए। राशिका और उसका पूरा परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था, जो कि काफी बड़ा और सुंदर था। वो तीनों अपने नए घर में पहुंच गए और राशिका भागती हुई अंदर चली गई और अंदर घुसते ही उसे सोफे पे एक गुड़िया दिखी। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर है, अब मैं इसके साथ रोज खेलूंगी। फिर वो भागते हुए अपने पापा के पास गई और उनसे कहा, ये देखो पापा, मुझे यहाँ क्या मिला। ठीक है बेटा, तुम खेलो इसके साथ, तुम्हारी मम्मी और मैं मिलके सामान रखते हैं। फिर दोनों माता पिता सारा सामान सजाने में लग गए और राशिका अपने नई गुड़िया के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर बाद राशिका की माँ ने देखा कि राशिका किसी के साथ बात कर रही थी, मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि वहाँ कोई था ही नहीं। बेटा, किससे बात कर रही हो तुम? यहाँ तो कोई नहीं है। माँ, ये मेरी नई सहेली है,
ये भी इसी घर में रहती है, मगर इसके मम्मी पापा इसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए, तो अब ये हमारे साथ रहेगी। तब तक में राशिका के पापा हंसते हुए आए और कहा, ठीक है बेटा, ये भी हमारे साथ ही रहेगी। अब चलो हाथ मुंह धो के आ जाओ। आपने देखा ना, ये किसी से बात कर रही थी। तुम भी क्या ऐसी बातों को लेके बैठी रहती हो? बच्ची है, खेल रही है, वो अपने मन से कहानियां कह रही है और तुम उन्हें असलियत समझ रही हो। अब रात हो चली थी, सारे सोने चले गए, मगर आधी रात को जब उसकी माँ की नींद टूटी तो उसकी बेटी वहाँ थी ही नहीं। उसने उसे हर जगह देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। फिर वो उस ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसने उसकी बेटी को उस सोफे में देखा, जो कि उस गुड़िया के साथ बड़ी अजीब तरीके से बैठी हुई थी। ये यहाँ क्यों बैठी है? और तो और आंखें खोलकर किसे देख रही है? वो उसके पास गई और उसने उसे हिलाया, और जैसे ही उसने अपनी माँ की तरफ देखा, वो देखकर जोर से चीख पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया इसे? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे नींद से जगाया। ये क्या हो गया बेटा तुझे? तू ऐसे कैसे बात कर रही है? और तू यहाँ आंखें खोलकर बैठी हुई थी। बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसे ही सोती हूँ। इतने में ही उसके पापा भी ये आवाजें सुनकर वहाँ आ गए, और वो हवा में उड़ती हुई एक कमरे के अंदर चली गई, जिसमें एक ताला लगा हुआ था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, मगर वो दरवाजा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और उसके पापा भागते हुए एक जाने माने प्रीस्ट को घर ले आए। ये तो वही घर है। क्या तुम्हारी बेटी के साथ वो गुड़िया है? जी हाँ, मगर आपको कैसे पता इस बारे में? मैं पिछली बार उस शैतानी रूह को उस कमरे में बंद कर दिया था, मगर गलती से उसकी एक गुड़िया बाहर रह गई और फिर वो उस गुड़िया के अंदर रहने लगी, और वो कमरा उसके लिए उसका घर सा बन गया, जहाँ उसके सारे सामान मौजूद हैं। हुआ ये था कि वो बच्ची छत पर से खेलते खेलते नीचे गिर गई थी, मगर उसकी चीख उसके माँ बाप तक नहीं पहुँची, क्योंकि दोनों अपने झगड़े में इतने मग्न थे कि उन्हें उसका ध्यान ही नहीं रहा। और अगले दिन जाके उन्हें इस बात का पता चला, और उसके बाद से उसने अपने माँ बाप के नाक पर भी दम करके रख दिया था। ये चाहती है कि वो इस घर में आए और हर बच्ची को अपने साथ ले जाए। प्रीस्ट ने उस कमरे का दरवाजा खोला तो राशिका टेबल के साथ ऊपर हवा में बैठी हुई थी, और अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी। ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। मगर ये सुन के वो और भी गुस्से में आ गई। प्रीस्ट ने उसे बहुत कोशिश की अपने वश में करने की, मगर वो उड़ते हुए छत पे चली। उसके पापा और प्रीस्ट दोनों भागते हुए उसके पीछे छत पे चले गए, मगर उसकी माँ घर के बाहर जाके ऊपर की तरफ देखने लगी। देखो, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मगर वो नीचे की तरफ कूद गई और उसके शरीर से चुड़ैल बाहर निकल गई और वहाँ से चली गई। मगर नीचे खड़ी उसकी माँ ने अपनी बच्ची को नीचे गिरने ही नहीं दिया। उसने उसे गोद में पकड़ लिया और इस तरह से उसकी जान बच गई।